आइए शुरू करें खबरों को। जल्द ही भारत सरकार एक नई अंतरिक्ष नीति लाने वाली है। इस नई नीति में सरकार निजी क्षेत्र में उपग्रहों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शहरी विकास जैसे कई तरह के सेक्टर्स के लिए उपग्रहों के निर्माण किए जाएंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं को दूर किया जाएगा। इससे ट्रांसपोंडर को लीज पर देना, लॉन्च व्हीकल के निर्माण और अन्य अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशंस बनाने में निजी क्षेत्र को आसानी होगी। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2% है। नई नीति के आने से यह आंकड़ा 8% तक बढ़ सकता है। इससे पहले भी भारत सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अहमियत समझी थी। इसी के तहत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL की स्थापना 2019 में की गई थी। NSIL भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी PSU है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आता है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह GSAT-24 लॉन्च किया। NSIL ने पूरी उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को 15 वर्षों के लिए लीज पर दी है। NSIL ने अपना दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन 30 जून 2022 को किया। इस मिशन में PSLV ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। साथ ही इसने 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस और दिगंतारा के पेलोड भी अंतरिक्ष में छोड़े। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की क्षमता का फायदा उठाने के लिए इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना 2020 में की थी। इन स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। इसे निजी कंपनियों द्वारा इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने, भारतीय उपग्रह प्रणालियों के विकास करने और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेटों के प्रक्षेपण को अधिकृत करने का काम भी सौंपा गया था। पवन कुमार गोयनका जो चेयरमैन हैं इन स्पेस ने उन्होंने बताया कि भारत छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लेकर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तक कई तरह के रॉकेट के लिए दुनिया का सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। निजी क्षेत्र की भूमिका पर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनी को तकनीक और इसरो के पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचने में अधिक सरकारी सहायता की आवश्यकता है। नई अंतरिक्ष नीति में इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 और 2021 के बीच देश में कुल 475 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से असम में 69 मामले दर्ज हैं। यह राजद्रोह के कुल मामलों का 14.52% है। इसका मतलब है कि पिछले 8 वर्षों में देश में दर्ज हर 6 में से 1 राजद्रोह का मामला असम से आया है। असम के बाद ऐसे सबसे अधिक मामले हरियाणा से आए हैं। इसके बाद झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर आते हैं। मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राजद्रोह का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। IPC की धारा 124A के तहत दर्ज मामलों को राजद्रोह का मामला माना जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन तथा गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर 1986 में की गई थी। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। NCRB के तहत राजद्रोह के मामलों पर डेटा 2014 से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदम्बरम पिल्लई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए V.O. चिदम्बरम पिल्लई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में चिदम्बरम पिल्लई के समृद्ध योगदान के लिए देश उनका ऋणी है। चिदम्बरम पिल्लई ने आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर बनने पर भी बहुत जोर दिया था। चिदम्बरम पिल्लई का जन्म तिरुनेलवेली जिले के ओट्टापिडारम में 5 सितंबर 1872 को हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद चिदम्बरम ने राजनीति में प्रवेश किया। तिलक से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वे शामिल हो गए और एक कट्टरपंथी रुख अपनाया। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ
तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच पहली स्वदेशी भारतीय शिपिंग सेवा शुरू की। चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा के नेतृत्व में 1908 में कोरल मिल के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल कम मजदूरी और कार्य करने की कठोर परिस्थितियों के विरोध में थी। कुछ ही दिनों में चिदम्बरम पिल्लई के प्रभाव से मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग मान ली। 12 मार्च 1908 को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा को तूतीकोरिन में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ा दंगा भड़क उठा था, जिसको तिनवेली के दंगे के रूप में जानते हैं। 1920 में चिदम्बरम ने महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया। उन्होंने मद्रास में कई श्रमिक संघों की स्थापना की और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। चिदम्बरम पिल्लई ने युवानेश प्रचार सभा, धर्मसंगा नेसावु सलाई, नेशनल गोदाम, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और देश बीमना संगम जैसे कई संस्थानों की स्थापना की। मरणोपरांत चिदम्बरम को कपालोतिया थमिजन और चेक किलुथ चेम्मल जैसी उपाधियां दी गई थीं। इस साल की शुरुआत में तीर्थयात्रियों ने मार्तंड मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परिसर में नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में भाग लिया। कुछ समय बाद लोगों के एक और समूह ने मंदिर में प्रवेश किया और एक प्रार्थना सत्र आयोजित किया। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत संरक्षण में आता है। ASI ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि समारोह के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत राज तरंगड़ी है। इसको कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। राज तरंगड़ी में मार्तंड मंदिर की भव्यता का वर्णन है। राज तरंगड़ी के अनुसार मार्तंड मंदिर का निर्माण करकोटा राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीठ ने किया था। ललितादित्य ने 725 ईस्वी से 753 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। मार्तंड मंदिर विष्णु सूर्य को समर्पित है। मार्तंड मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष हैं: मंडप, गर्भगृह और अंतरालय। मंदिर एक अनूठी कश्मीरी शैली में बनाया गया है। साथ ही मंदिर ग्रीको रोमन, बौद्ध गंधारन और उत्तर भारतीय शैलियों से प्रभावित है। गौरतलब है कि मंदिर बनाने का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। गुप्त काल ने मंदिर वास्तुकला के इतिहास में एक नया युग दिखाया था। शिल्प शास्त्र मध्यकाल में लिखा गया स्थापत्य ग्रंथ है। इनमें मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियों का उल्लेख है। ये शैलियां हैं नागर, द्रविड़ और वेसर। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के। वेसर शैली मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैलियों दोनों की एक मिश्रित शैली है। वेसर शैली कृष्णा नदी और विंध्य क्षेत्र के बीच देखी जा सकती है। मध्य भारत और दक्कन के कई मंदिरों में क्षत्रिय प्रभाव के साथ वेसर शैली का उपयोग देखा जा सकता है। आइए खबरों को शुरू करें। हाल ही में सरकार ने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 47 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु करेंगे। समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति केंद्रीय सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए तैयार की जा रही है। इस 47 सदस्यीय समिति में सहकारी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति में राष्ट्रीय या राज्य या जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी समितियों के सहकारिता सचिव और रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। नए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना तथा सहकारी आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने आत्महत्या से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे हालात में भारत में एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की बहुत जरूरत है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 1.64 लाख लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। यह भारत में 2020 में कोविड मौतों की तुलना में 10% ज्यादा है और 2020 में मातृ मृत्यु से 6.8 गुना ज्यादा है। फिर भी आत्महत्या की रोकथाम में सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कोविड से होने वाली मौतों और मातृ स्वास्थ्य पर दिया गया। आपको बता दें कि भारत सतत विकास लक्ष्य 2030 का एक
हस्ताक्षरकर्ता देश है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3.4 का उद्देश्य रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर संचारी रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है और मानसिक स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देना है। आंकड़ों की बात करें तो 2015 में आत्महत्या की दर 10.6 प्रति लाख जनसंख्या थी, जो 2021 में बढ़कर 12 हो गई। इस प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार को आत्महत्या दर को 1/3 तक कम करने के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति यानी NSPP का मसौदा तत्काल तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 था, जिसके तहत आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया था। लेकिन यह अधिनियम आत्महत्या को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव की रिपोर्ट सुसाइड प्रिवेंशन चेंजिंग द नैरेटिव में बताया गया है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है और इसके समाधान के लिए एक मनोसामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक रूप से बात करें तो समाज में हाशिए पर रहने वाले समूहों में आत्महत्या का उच्च जोखिम होता है। इसलिए इन समूहों की आत्महत्या की रोकथाम पर काम करना बहुत जरूरी है। आत्महत्या जैसे विचार आने पर परामर्श के जरिए मनोवैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिए और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे सामाजिक लाभों तक पहुंच को आसान बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए छात्रों के बीच मृत्यु को कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए हेल्पलाइन की सुविधा दी जानी चाहिए और उनकी चिंता को कम करने के लिए पूरक परीक्षाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। सरकार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पेश करके आत्महत्या की रोकथाम के लिए समाज में एक आशा पैदा कर सकती है। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, जिससे मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल पर भी भारी असर पड़ा है। यह पुरातत्व स्थल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने 1921 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक स्थल की कई गलियां और नाले बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते प्रशासन ने यहां पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कहा है कि यदि इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। यूनेस्को के मुताबिक विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी भी स्थानीय साइट को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। इसके साथ ही यूनेस्को ने 10 क्राइटेरिया भी बनाए हैं, जिनमें से कम एक को पूरा करना चाहिए। पाकिस्तान में आई इस बाढ़ से मोहनजोदड़ो की विश्व विरासत स्थल की विशेषता खत्म हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी कई स्थलों को हेरिटेज सूची से हटाया गया है। इनमें से पहला ओमान में अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी था। इसको 2007 में हटाया गया था। 2009 में जर्मनी की एल्ब वैली को भी सूची से हटाया गया था और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को इस लिस्ट से हटाया गया था। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री चर्चा में आई है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है सिंपली रॉ रिवर्सिंग डायबिटीज इन 30 डेज। यह डॉक्यूमेंट्री डायबिटीज से पीड़ित कुछ अमेरिकी पेशेंट्स के बारे में है। इनको 1 महीने तक पूरी तरह से शाकाहारी, ऑर्गेनिक और कच्चा खाना खिलाया गया। महीने के अंत में देखा गया कि कुछ पेशेंट्स ने डायबिटीज की दवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ अन्य पेशेंट्स के इंसुलिन और अन्य दवाई की मात्रा में भी काफी कमी पाई गई। डायबिटीज एक वैश्विक बीमारी है और अधिकतर लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अभी दुनिया भर में 415 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 2040 तक लगभग आधे बिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसलिए डायबिटीज की रोकथाम के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। नई स्टडी के मुताबिक डायबिटीज की रोकथाम में पौष्टिक आहार, खासतौर पर कच्चे खाद्य पदार्थ बहुत सहायक हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कच्चे खाद्य पदार्थों को डेली डाइट में शामिल करने से डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। कच्चे पदार्थों में पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल्स उच्च मात्रा में होते हैं और सोडियम काफी कम होता है। आयुर्वेद विज्ञान में भी कच्चे खाने को कई बीमारियों का इलाज बताया गया है। अगर खाने या भोजन को कभी भी 40 से 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म न किया गया हो तो खाने को कच्चा माना जाता है। आपको बता दें कि डायबिटीज तब होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में पैंक्रियाज के द्वारा एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करने में मदद करता है। कभी कभार हमारा शरीर इंसुलिन बहुत कम बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता,
जिसके कारण ग्लूकोज का स्तर हमारे खून में बढ़ जाता है। डायबिटीज मुख्यतः दो तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता। इस कारण से टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इंसुलिन हर दिन लेना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज सामान्यतः बच्चों में और किशोरों में डायग्नोज की जाती है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन की बहुत कम मात्रा बनाता है। टाइप 2 डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकती है। यह डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है। अपने खान पान में और जीवन शैली में बदलाव ले आकर हम टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाल ही में राजा महेंद्र वर्मन सिटी का नाम सुर्खियों में आया है। इस शहर में राजा राज नरेंद्र के राज्याभिषेक के 1000 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया था। राजा राज नरेंद्र ने 1022 ईस्वी से 1061 ईस्वी तक शासन किया। इस शहर को पहले राजमुंद्री के नाम से जानते थे। यह शहर आंध्र प्रदेश में आता है। शहर का नाम राजा राज नरेंद्र के नाम पर रखा गया था। 2015 में ही शहर का नाम राजमुंद्री से राजा महेंद्र वर्मन कर दिया गया था। यह शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि राजा राज नरेंद्र पूर्वी चालुक्य वंश की वेंगी शाखा के थे, जिन्होंने दक्षिण भारत पर राज किया था। राजा राज नरेंद्र का शासन अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। पूर्वी चालुक्य वंश के शासक जैन और शैव धर्म को मानते थे। राजा राज नरेंद्र शैव उपासक थे। इनके दरबार में नन्नाया भट्टारक कवि रहते थे, जिन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। आपको बता दें कि पूर्वी चालुक्य वेंगी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने दक्षिण पूर्वी भारत में 7 से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। शुरुआत में यह बादामी के चालुक्य के गवर्नर थे। दक्कन रीजन में बाद के समय में इन्होंने स्वायत्तता हासिल की और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में शासन किया। आइए खबरों को शुरू करें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में समझौते हुए, जिनमें रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, मीडिया और जल सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल रहे। इनमें दोनों देशों की सीमा पर स्थित कुशियारा नदी के पानी को लेकर भी समझौता हुआ। इससे असम के निचले हिस्सों और बांग्लादेश के सिलहट में पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ ही दोनों देशों के बीच सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। इस मौके पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच तिस्ता जल विवाद सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों के निपटारे की बात कही। उन्होंने भारत को सबसे जरूरी और करीबी पड़ोसी का दर्जा दिया। वहीं भारत ने 1971 की एंटी फोर्सेस के खिलाफ बांग्लादेश का साथ देने की बात कही। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतीय सेना के जवानों के लगभग 200 परिवारों को मुजिब स्कॉलरशिप भी मुहैया कराएंगी। ये वे परिवार हैं जिनके लोग 1971 के लिबरेशन वॉर में घायल हुए या फिर इनकी मौत हो गई थी। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझी नदियां और 4000 किलोमीटर की सीमा है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग सलाहकारी परिषद के गठन की बात कही है। इसका मकसद इन वर्गों के कार्यक्रमों के लिए सलाह देना और उन्हें लागू करने में मदद मुहैया कराना होगा। इन दोनों परिषदों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज के पास उपाध्यक्ष का पद रहेगा। ओबीसी काउंसिल में 40 सदस्य तो एससी काउंसिल में 20 सदस्य होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय सलाहकारी परिषद साल 2001 से मौजूद है। ऐसा पहली बार होगा जब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समूह के लिए इस तरह की परिषद के गठन की बात की जा रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। वहीं अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत के पूर्वी मध्य क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह अपनी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से साझा करता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने यूएस स्टार्टअप सेतु लॉन्च किया है। यूएस स्टार्टअप सेतु का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग प्रोग्राम इन द बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को। इसके जरिए भारत स्थित स्टार्टअप्स को यूएस के इन्वेस्टर्स से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें फंडिंग और मार्केट एक्सेस के क्षेत्र में मदद मिलेगी। साथ ही भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सैन फ्रांसिस्को में बसे भारतीय डायस्पोरा से मेंटोरशिप हासिल हो सकेगी।
सेतु के जरिए भौगोलिक सीमाओं की बाधा नहीं रहेगी। ये मेंटोरशिप स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के मार्ग पोर्टल के जरिए हासिल हो सकेगी। मार्ग से मतलब है मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। मार्ग भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके जरिए देश के किसी भी कोने के स्टार्टअप को मेंटोर से जुड़ने में मदद की जाती है। गौरतलब है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। नासा के परसेवरेंस रोवर मिशन को फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा गया था। इसके साथ ही मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था। मॉक्सी फरवरी 2021 से ही लगातार मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर पर्यावरण से ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहा है। मॉक्सी मंगल ग्रह के हर मौसम में ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। एक राउंड में अपना 1 घंटे में 6 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का लक्ष्य यह पूरा कर लेता है। औसतन इसी दर से पृथ्वी पर एक पेड़ ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। मॉक्सी की सफलता दिखाती है कि किसी ग्रह पर मौजूद पदार्थों के जरिए संसाधन तैयार किए जा सकते हैं, वरना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पृथ्वी से करना पड़ता। मॉक्सी मंगल ग्रह की वायु को फिल्टर के जरिए साफ करता है। इसके बाद इसे सॉक्स यानी सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा जाता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से ऑक्सीजन आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड में तोड़ा जाता है। बाद में इन ऑक्सीजन आयन को अलग करके ब्रीदेबल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तब्दील किया जाता है। इस खबर की जरूरत समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, लीसा पाथफाइंडर या फिर इवोल्व्ड लीसा? इस सवाल का जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेजेस को सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के जरिए साउंड में तब्दील किया जा रहा है। गौरतलब है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तस्वीरों का पहला सेट जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट में टेलीस्कोप द्वारा ली गई कैरिना नेबुला की तस्वीर को साउंड में बदला गया है, जहां तस्वीर में माउंटेन वैली, क्लिफ, आकाश हैं। इसे वाइब्रेंट साउंड में बदला गया। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट वास्प 96b की तस्वीर को भी साउंड में बदला गया है। आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जिसे मुख्य रूप से इंफ्रारेड कॉस्मोलॉजी के लिए डिजाइन किया गया है। नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी सीएसए के सहयोग से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2021 में एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह 2022 में सूर्य पृथ्वी के L2 लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा था। टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है। वे मरकरी, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रमों के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स में नासा का प्रमुख मिशन है। इसने हबल टेलीस्कोप की जगह ली है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। बिहार सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन में एक नया निर्णय लिया है। ऐसी महिला कैंडिडेट जो शादी के बाद बिहार के बाहर बस गई हैं, लेकिन उनके पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके पास बिहार का डोमिसाइल है, उन्हें बिहार की महिला होने का रिजर्वेशन हासिल होगा। इन महिला कैंडिडेट्स को अपने पिता की जाति का प्रयोग करना होगा, न कि पति की। गौरतलब है कि बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35% का रिजर्वेशन दिया गया है। कैबिनेट ने साल 2016 में आधिकारिक तौर पर इसे अप्रूव किया था। इसके अलावा बिहार सरकार ने साल 2006 में पंचायतों में और साल 2007 में लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दिया था। आपको बता दें कि डोमिसाइल से मतलब है स्थायी निवास। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक डोमिसाइल नहीं हो सकते। भारत में राज्य सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करती है, इसलिए इसे जारी करने की प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। इस खबर की जरूरत को समझने के लिए साल 2021 में पूछे गए सवाल पर नजर डालिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक नागरिकता और एक डोमिसाइल है। एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया या हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। एक बार नागरिकता प्रदान करने वाले विदेशी को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन? इस
सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल उठाया है। केंद्र के मुताबिक राज्य सरकारें रेलेवेंट कानून के प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं करती हैं, जिससे कन्विक्शन नहीं हो पाता। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी जारी की थी। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो गठित करने का आदेश दिया गया था। इसकी अध्यक्षता एडीजीपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मार्च 2020 में क्रीमैक यानी क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर लॉन्च किया था। ये एक नेशनल लेवल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत तमाम ऐसे क्राइम्स की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का फीचर भी उपलब्ध है। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों ने क्रीमैक का भी बेहतर उपयोग नहीं किया है। आपको बता दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में साल 2021 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2189 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2020 के मामलों की तुलना में 27.7% ज्यादा हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि क्राइम से संबंधित डेटा को इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसे 1985 के टास्क फोर्स और 1977 के नेशनल पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। एनसीआरबी को 1986 में गठित किया गया था। इसका मकसद भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक और क्रिमिनल इंटेलिजेंस के जरिए सशक्त बनाना है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। सीजेआई यूयू ललित ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़े 3 मुद्दों को अंतिम रूप दिया है। ये तीनों मुद्दे इस बात की जांच करेंगे कि क्या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है क्या? समाज के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% का कोटा ये संशोधन अधिनियम मुहैया कराता है। संविधान में आर्थिक आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके दिया गया है। इसमें राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट द्वारा निर्धारित मुद्दों में पहला मुद्दा है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में राज्यों को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा है, क्या निजी शिक्षण संस्थान जिन्हें सरकारी सहायता नहीं मिलती उन्हें एडमिशन के लिए प्रावधान बनाने की शक्ति राज्यों को देना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। वहीं तीसरा मुद्दा है कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। आपको बता दें कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है। संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। यह जुडिशियरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं। मसलन संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इत्यादि मूलभूत ढांचे के हिस्से हैं। यूएसआईबीसी यानी यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किया गया। ये आयोजन यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा मिलकर किया गया है। इसकी थीम मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडिया प्रॉस्पेरिटी रखी गई है। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस मौके पर शिक्षा और कौशल विकास को भारत और यूएसए के संबंधों के महत्वपूर्ण पिलर्स बताया गया। साथ ही रिसर्च और कौशल विकास में सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। यूएसआईबीसी का मकसद भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार को समावेशी बनाना है। साथ ही दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच व्यापार के मद्देनजर आने वाली चुनौतियों को खत्म करना है। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रोकन राइस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाना है। इससे पहले गैर बासमती राइस के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। ये नोटिफिकेशन डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जारी किया है। इस मामले में विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के प्रावधानों के लागू न होने की बात कही गई है। भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। दुनिया में चावल के सबसे बड़े आयातक चीन और फिलीपींस पर इन बढ़ती कीमतों का प्रभाव देखा जाएगा।
चीन भारत के ब्रोकन राइस के सबसे बड़े आयातकों में शामिल है। आपको बता दें कि चावल दुनिया की बड़ी खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की जरूरत होती है। इसका उत्पादन ऐसी जलोढ़ मिट्टी में होता है जो पानी को संचित कर सकती है। चावल के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है, भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। इस खबर की जरूरत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की पीटी परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए इसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना या फिर चाय? इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 7 से 20 सितंबर के बीच देश भर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद गरीब ग्रामीण महिलाओं को महिला एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह में शामिल कराने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इस कैंपेन के दौरान हर गांव के महिला संस्था के सदस्य अपने साथ एक दोस्त या पड़ोसी को लेकर आएंगे जो स्वयं सहायता समूह का हिस्सा न हो। इन लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के स्वयं सहायता समूह के फायदों के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को साल 2011 में लॉन्च किया गया था। साल 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया। इसमें विश्व बैंक द्वारा भी निवेश किया गया। इसका मकसद वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों को सतत रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। इसका अंतिम मकसद है गरीबी को दूर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। इसके जरिए भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 तक का लक्ष्य रखा है। वहीं एसडीजी 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने की बात की गई है। WHO की एंड टीबी स्ट्रेटजी 2016 से 2035 के लिए लॉन्च की गई है। इस विजन को पहली बार साल 2018 में नई दिल्ली में आयोजित एंड टीबी समिट में दिया गया था। इस मौके पर राष्ट्रपति ने निक्षय मित्र पहल भी लॉन्च की, जो कि टीबी के मरीजों को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराएगा। इस पहल के अंतर्गत लोगों को निक्षय मित्र बनने का अवसर दिया जाएगा, जो टीबी के मरीजों को अडॉप्ट करेंगे और उनके न्यूट्रिशनल, डायग्नोस्टिक, वोकेशनल और मेडिसिन की जरूरतों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जो मुख्यतः लंग्स को प्रभावित करती है। यह दवाइयों से ठीक हो सकती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हमारे समाज के लोग टीबी मरीजों से दूरी बनाए रखते हैं, जिसके चलते उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। निक्षय मित्र समाज में फैले इस स्टिग्मा को दूर करने की दिशा में एक कदम है। साल 1882 में 24 मार्च के दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की है। 24 मार्च के दिन हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने साइबर कॉकरोच तैयार करने का दावा किया है। साइबर कॉकरोच से मतलब कीट और मशीन से मिलकर बने कॉकरोच से है। इन कीटों के मूवमेंट्स को इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा। इन्हें ऐसे क्षेत्रों में सर्विलांस के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। इन क्षेत्रों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग शामिल है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर कॉकरोच का प्रयोग किया है, जो कि कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है। साथ ही इन्हें साउंड करने के लिए भी जाना जाता है, जो कि ये डिस्टर्ब होने पर करते हैं। साइबर कॉकरोच में वैज्ञानिक एक 3D प्रिंटेड बैकपैक को कॉकरोच के नर्व सिस्टम में जोड़ देते हैं, जिससे इनके लेग्स मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।